निशान के जाने के बाद आज पहली बार अकेलेपन और खालीपन का आभास हो रहा था। पर वह भी कब तक अपनी माँ के पास रहता। एक ना एक दिन उसको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तो करनी ही थी। पिछले सप्ताह जब निशान ने बताया, माँ अब आप रिटायरमेंट ले लो और मेरे साथ चलो। तू कहाँ जा रहा है और मैं क्या रिटायरमेंट लूँ? मैंने अचरज से उसकी तरफ देखा। माँ, आईपीएस ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग मुंबई में मिली। जितनी खुशी उसके आईपीएस के चयन समय मुझे हुई थी, आज उतनी ही तकलीफ उसके दूर जाने से हो रही थी। पर किसी तरह खुद को मजबूत दिखाते हुए मैंने कहा, बेटा, कहाँ मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी। तुम अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हो। अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करना और मेरी फिक्र ना करो। मैं अभी अपना काम करने में सक्षम हूँ और तुम्हारी सुधा माँ और चाचा तो है ना। मेरे पास सुधा और प्रकाश भैया बहुत समझाने और भरोसे दिलाने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हुआ। फ़ोन की घंटी सुनकर सोच से बाहर आई। जरूर निशान होगा। चैन नहीं उसे भी सोचते हुए फ़ोन उठाया। मेरे कुछ कहने से पहले ही उधर से एक महिला की आवाज़ आई। हेलो हेलो, दिशा है क्या? यह तो उसी की आवाज़ है। अब क्या लेना है इसको? मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर भी चैन नहीं आया। ऐसे बिना कुछ बोले फ़ोन को रख दिया। मैंने इतने वर्षों बाद उसकी आवाज़ सुन मेरे हाथ पैर सुनना पड़ गए थे। दिल दिमाग दोनों मेरे बस में नहीं था। उसके प्रति दबी हुई नफरत और बढ़ गई। इतने वर्षों के बाद उसने क्यों फ़ोन किया मुझे? मेरा घर उजाड़ कर लगता है अभी तक मन नहीं भरा उसका। नाराज़गी और नफरत से मेरा सिर दर्द और बढ़ गया। किसी तरह खुद को संभालते हुए वही सोफे पर ही लेट गई। सुधा दीदी से बात करूं क्या? पर वह तो अभी अस्पताल में है। अभी फ़ोन करना मुनासिब नहीं होगा। इन्हीं उधड़-बुझ में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आँख खोली तो देखा 4 बज गए हैं। दर्द कुछ कम हुआ था। भूख भी लगी थी। आज गंगू भी छुट्टी पर थी, इसलिए आज रसोई में कुछ बना ही नहीं। मेरा भी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। अभी तक उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। पर भूख के आगे मन कब तक मनमानी करता। रसोई की तरफ खुद ब खुद भाव बढ़ गए। पराठे सेकी और ड्राइंग रूम में ही टीवी के सामने बैठ गई। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी आवाज़ से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। आखिर उसके फ़ोन करने का क्या उद्देश्य होगा? इतने वर्षों बाद उसे मेरी याद कैसे आ गई? उसके धोखे की कहानी फिर आंखों के सामने आ गई, जैसे कुछ समय पहले की ही बात हो। बचपन में मैंने अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। लड़की होने के नाते घर वालों ने मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में मेरी मामी मेरे लिए खड़ी हुई। उन्होंने मेरी दादी और घर वालों को खूब खरी खोटी सुनाई और मुझे लेकर पुणे आ गई। मामा मामी का एक बेटा था, सुभाष। मेरे रूप में उन्हें एक बेटी मिल गई और मुझे माता पिता के साथ एक भाई। नानी थी जो माँ के गुजरने के कुछ समय बाद ही चल बसी। मैं मामा मामी के प्यार दुलार में बड़ी हुई। माता पिता को तो कभी देखा नहीं था, तो वही मेरे लिए माता पिता थे। मैं उन्हें माँ बाबा बुलाती। पढ़ाई के साथ साथ माँ की सीख में गृह कार्य में पारंगत थी। रूप रंग भी ऐसा था कि कोई देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। समय बीतता गया। सुभाष भैया इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद अमेरिका चले गए। उन्हें वही अपने एक सहकर्मी से प्यार हो गया। भैया फ़ोन पर अपनी प्रेम कहानी के बारे में माँ बाबा को बताया करते थे और अगले महीने शादी की इच्छा बताई। बाबा ने तो सहर्ष से स्वीकृति दी, पर माँ कुछ दिन नाराज रही। भैया पुणे आ गए और शादी की तैयारियों में लग गए। माँ भी अपने इकलौते बेटे से कब तक नाराज रहती। भैया को देख सारी नाराज़गी भूल गई और सभी रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से भैया की शादी संपन्न हुई। भाभी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट थी। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी थी। मैं बहुत खुश थी कि भाभी के रूप में मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई है।
महीने भर घर में खूब रौनक थी। माँ भी भाभी को अपनी बहू के रूप में खुले दिल से स्वीकार कर ली। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। भाभी और भैया हम सबको छोड़ अमेरिका वापस जा रहे थे। दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। उनके जाने के बाद घर में अजीब सी उदासी छा गई थी। कुछ महीनों के बाद मेरे लिए बाबा के एक सहयोगी के रिश्तेदार के वहाँ से एक रिश्ता आया। लड़का सूरत में रहता है, कंपनी में एक बड़े पद पर है। घर में सिर्फ माँ है जो गांव में रहती है। दहेज के नाम पर दुल्हन सिर्फ एक जोड़े में और विवाह 15 दिनों के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा रिश्ता पाकर मेरी बला माँ नहीं लेते थकती थी। बाबा भी हर किसी आने वाले से अपनी खुशियाँ बांटने में लगे थे। पर एक सवाल सबके मन में था, विवाह के लिए इतनी जल्दी क्यों? माँ की सहेली की बेटी सुधा दीदी सूरत में डॉक्टर थी। माँ ने दीदी को फ़ोन कर सारी बात बताकर लड़की के बारे में पूरी जानकारी लेने को कहा। दीदी ने अपने स्तर से सभी तरह की मालूमात हासिल की और माँ को बताया कि लड़के का नाम पीयूष गोयल है। लड़का देखने में अच्छा है, नौकरी भी बहुत अच्छी है। 2 कमरों का फ्लैट खरीद लिया है और वही अकेले रहता है। भैया भाभी की सहमति मिल गई कि 15 दिन में शादी हो जाए। वह लोग भी 1-2 दिन के लिए आ जाएंगे। फिर क्या था, माँ बाबा विवाह की तैयारी में जोर शोर से लग गए। समय कब होने के कारण रिश्तेदारों की फौज तो जमा नहीं हो पाई थी। हाँ, कुछ आसपास रहने वाले रिश्तेदार जरूर आ गए थे। विवाह सादगी से होनी थी क्योंकि लड़के की मांग थी कि वह विवाह सादगी से होना चाहिए। फिर भी माँ ने अपने घर में सभी रस्मों को पूरा किया और मेरा विवाह संपन्न हुआ। सभी रिश्तेदार मेरी किस्मत पर जल रहे थे। इतने कम समय में ऐसा परिवार और इतना होनहार लड़का मिल गया। माँ मेरी और भाई की नज़र उतारती थकती नहीं। उनको लगता था सभी की नज़र मेरे बेटे और बेटी को लग रही है। दुल्हन के रूप में मुझे देख माँ बाबा के आंसू झलक पड़े थे। फिर भी वह खुद को मेरे सामने कमज़ोर नहीं दिखा रहे थे। विदाई की घड़ी आ गई। माँ बाबा का धैर्य अब टूट चुका था। मुझे बाहों में लेकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह भैया और भाभी ने उन दोनों को संभाला और मेरी विदाई की। मैं पूरे रास्ते रोती रही और पीयूष 1-2 बार ही मुझे चुप रहने के लिए बोले। कार में अपनी सीट पर तटस्थ बैठे रहे। उस समय मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तो अपने माँ बाबा से दूर जाने का गम, दूसरा एक अनजान लोगों के साथ रहने का डर। कुछ और सोच मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। जैसे तैसे रोते बिलखते ससुराल पहुंची। वहाँ कुछ एक रिश्तेदार और सासू माँ मेरे स्वागत में खड़ी थी। सासू माँ का व्यवहार काफ़ी स्नेही लगा। बड़े प्यार से मुझे कमरे में ले गई। आंसू पोंछकर मुझे गले लगाकर बोली, बेटी नहीं है इस घर में, तुम आज से मेरी बेटी हो और अब रोना नहीं। हंसते हुए मेरे धीरे गंभीर बेटे को संभालना। चलो मुंह धो लो और बाल ठीक से कर लो। कुछ देर में सभी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगे। उनका प्यार पाकर मेरा डर एकदम से गायब हो गया। मैं पूरे मन से खुद को यहाँ के रस्मों के लिए तैयार कर लिया। मुंह दिखाई के लिए अड़ोस पड़ोस की महिलाएं और घर में आए हुए रिश्तेदार थे। सभी ने मेरी खूबसूरती और साथ आए हुए साजो सामान की खुले दिल से तारीफ की। मैंने अपनी सासू माँ की तरफ देखा। गर्व और खुशी से उनका चेहरा दमक रहा था। सबको संतुष्ट देख मन को शांति मिली। सभी के जाने के बाद सासू माँ ने माँ को फ़ोन किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी अब इस घर की बेटी है। मुझसे बात कराई। माँ बेटी घंटों बात किए, जैसे कितने वर्षों से नहीं मिले। शाम ढलने को थी। पीयूष गृह प्रवेश की रस्मों के बाद से ही दिखे नहीं थे। मुझे एक सजी सजाई कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। हर लड़की की तरह अपनी सुहागरात के सुंदर सपने सजाए मैं पीयूष का इंतज़ार करने लगी। दिन भर के रस्मों से थकान महसूस हो रही थी। पता नहीं कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। दिशा उठो बेटी,
सासू माँ की आवाज़ सुनकर चौंक कर उठ बैठी। सॉरी माँ, मैं इतनी देर तक नहीं सोती। पता नहीं ऐसे कैसे सो गई थी। मेरी नज़र शर्म से फर्श पर टिकी थी। कोई बात नहीं बेटी, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए नींद आ गई। चलो अभी नहा लो और तैयार होकर बाहर आ जाओ। कुछ रिश्तेदार जाएंगे अभी थोड़ी देर में। हंसते हुए उन्होंने मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखा। जी मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सासू माँ के जाने के बाद मैं पीयूष के लिए सोच रही थी। संकोचवश उनसे पूछ भी ना सकी। रात में वह कमरे में आए भी थे या नहीं, या सुबह उठकर चले गए हो। उफ, दिशा ऐसे कैसे अपनी सुहागरात में घोड़े बेचकर सो गई। खुद को कोसते हुए तैयार होने के लिए उठी। लगभग सभी रिश्तेदार तैयार थे जाने के लिए। सासू माँ भी सभी की विदाई कर रही थी। मैं भी उनकी मदद के लिए उनके साथ जाकर खड़ी हो गई। पर मेरी नज़रें पीयूष पर ढूंढ रही थी। वह कहीं नहीं दिख रहे थे। सासू माँ को शायद मेरे मनोस्थिति का भान हो गया था। दिशा सुबह से पीयूष सभी के लिए टैक्सी का इंतजाम में लगा है। तुम परेशान ना हो। मैं सभी को इधर उधर देखने लगी और वह सासू माँ मुस्कुरा रही थी। सभी के जाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद पीयूष उस कमरे में आए। कल रात बहुत गहरी नींद में सो रही थी। शायद तुम इन 3-4 दिनों से ऐसे बोझिल रस्मों से थक गई थी। आते ही सवाल किया। जी कल नींद आ गई थी मुझे, पर आप जगा सकते थे मुझे। अपने तरफ से मैंने भी सफाई दी। कोई बात नहीं, मुस्कुराते हुए मुझे देखा। सच कहूँ तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी। और ऊपर से पीयूष की मुस्कुराहट, मैं खुद पर नियंत्रण खोती जा रही थी। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था। हर चीज़ खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मुझे पीयूष से प्यार तो नहीं हो गया? इतनी जल्दी? अभी तक पीयूष से मेरी ज़्यादा बात भी नहीं हुई और मैं क्या क्या सोच रही हूँ। पागल दिशा खुद से बात करते हुए हंस पड़ी। मैं कुछ समय ऐसे ही नई नवेली दुल्हन और उसके सपनों को जीती हुई मेरी प्यारी सी छोटी सी दुनिया जिसमें मैं रस बस गई थी। कुछ दिनों बाद सासू माँ ने फरमान जारी किया, बहू अपनी भी पैकिंग कर लो। कल पीयूष के साथ अपने माता पिता से मिलने चली जाना और परसों सूरत। माँ ऐसे अचानक? अभी तो कुछ समय और रुकना था। नहीं बेटी, पीयूष की छुट्टियाँ खत्म हो रही है। वह परसों चला जाएगा, तो तुम यहाँ क्या करोगी? सासू माँ का फैसला था, मानना तो था ही। मैंने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी, पर पीयूष के चेहरे पर एक अजीब घबराहट और बेचैनी महसूस की मैंने। पर क्यों? हो सकता है मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। एक बार पूछूं क्या? पूछने पर कहीं नाराज ना हो जाए। मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। अचानक ऐसी तब्दीली देख किसी का भी मन सोच में पड़ जाए, और यह मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। माँ को छोड़कर जाने से भी मन उदास हो सकता है। मैं भी क्या कुछ भी सोच कर बैठ जाती हूँ। यही सच होगा। माँ के लिए ही पीयूष चिंतित होंगे। सोचकर काम में जुट गई। अगले दिन सुबह सुबह मायके के लिए निकल गए हम दोनों। माँ बाबा हम दोनों को देख बहुत खुश थे। दिशा बिटिया आज कुछ भी ना नुपुर नहीं करना, सब अच्छे से खा लेना। तुम्हारी माँ सुबह से रसोई से निकली नहीं। तुम्हारी पसंद का सब बनाया है। दामाद बाबू की पसंद के बारे में ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं। जो पता था वह सब बन गया है। अरे बाबा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? और माँ को भी परेशान किए हुए है। वह सब कुछ खाती है। मेरे बाबा से प्यारी नोकझोंक चल रही थी, पर मेरी नज़र पीयूष पर ही थी। उनके चेहरे पर पहले से अधिक परेशानी दिख रही थी। आखिर बात क्या है, यह भी कुछ पूछ नहीं सकती थी।
माँ तो मेरी शक्ल देखकर ही मेरा दिमाग पढ़ लेगी। मुझे सहज होना होगा। किसी तरह दिन बीता। मैं खुद को सहज रखने का भरकस प्रयत्न करती रही। दामाद बाबू कम बोलते हैं या नाराज है तुझसे? जब से आए हैं गुमसुम से है। हर सवाल का हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। आखिर माँ ने पूछ ही लिया। माँ की नज़रों से कैसे कोई छुप सकता है? माँ आप भी ना क्या क्या सोच लेती है। हाँ, पीयूष कम बोलते हैं पर मुझसे नाराज़ क्यों होंगे? वह माँ को अकेले छोड़कर जाने की वजह से थोड़े परेशान है। बस माँ को किसी तरह समझा लिया। पर सच तो यह था, पीयूष का यह व्यवहार मेरे समझ से भी परे था। माँ बाबा से विदा कर हम उसी रात चले आए। यहाँ भी सासू माँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। खाना खाकर आए थे, थके हुए भी थे, इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ वहाँ का हालचाल बताकर सोने चली गई। भोर की किरणें जब चेहरे पर पड़ी तो मेरी नींद खुली। बगल में पीयूष भी गहरी नींद में थे। यूँ तो सभी के सामने धीरे गंभीर रूप से रहते हैं और अभी चेहरे पर यह कैसी मासूमियत झलक रही है। मैं एकटक निगाह से देखे जा रही थी। तभी उसकी आँख खुली। मुझे ऐसे देखते हुए बोले, क्या बात है? आज सुबह सुबह इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे जनाब के। पीयूष की बात सुन मैं भी शर्मा गई। चोरी जो पकड़ी गई थी। पूरा दिन सामान समेटने और लास्ट मिनट की पैकिंग में चला गया। रात की ट्रेन से हम सूरत के लिए निकल गए। सुबह पीयूष का मूड ठीक था, पर जैसे जैसे जाने का वक्त आ रहा था, पीयूष के चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। स्टेशन से टैक्सी कर घर आ गए। पीयूष मुझे फ्लैट नंबर बताकर चाबी दिए और खुद सामान उतरने लगे। घर तो बहुत गंदा होगा। लगभग 15 दिनों से पीयूष यहाँ नहीं थे। यहाँ पता नहीं कोई मेड भी है या नहीं। यही सोचते हुए मैंने लॉक खोला। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। यह क्या, आप इतने दिनों बाद आए हो, फिर भी घर ऐसे साफ जैसे हर रोज़ सफाई होती हो? पीछे आते हुए मैंने पीयूष से पूछा। वह मेरे एक फ्रेंड की फैमिली भी यहाँ रहती है। उनको मैंने सफाई के लिए बोल दिया था। उन लोगों ने ही करवाया होगा। पीयूष अचंभ में हुए बोले, यह तो सही किया आपने। अच्छा, किचन कहाँ है? पीयूष से पूछा मैंने। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तुम बहुत थकी हुई हो, खाना खाकर आराम करो। किचन देख लो बाद में, पर खाना शाम को बनाना। बड़े प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोले, जी जैसा आप कहे हुजूर। मैंने भी नजाकत से आंखें झुकाकर बोला। फिर दोनों हंस पड़े। अगले दिन पीयूष के ऑफिस जाने के बाद दरवाजे पर कुछ खटका। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत औरत, जिसके हाथ में चाबी थी। शायद वह मेरे फ्लैट की थी। लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे एकटक देखी जा रही थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। आप कौन? उसको अपने तरफ ऐसे देख मैं थोड़ी घबरा गई, इसलिए सीधा सवाल किया। यह फ्लैट तो मिस्टर पीयूष का है, आप कौन हैं? उसने मेरे सवाल का जवाब सवाल में दिया। मैं मिस्टर पीयूष की वाइफ दिशा हूँ। कल ही हम लोग आए हैं। मेरा यह कहना ही था कि वह मुझे चौंक कर देखी और चकरा गई। मैंने झट से उसे सहारा दिया और अंदर ले आई। पानी पिलाया तो वह कुछ समझी। आप ठीक तो है? कौन है आप? मेरे जहन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। जी मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। कल बाहर गई थी, रात में वापस आई, इसलिए पता नहीं चला कि मिस्टर पीयूष वापस आ गए हैं। मैं तो सफाई करवाने आई थी, उसने खुद को संयम करते हुए कहा। वह तो
वो आप है। कल पीयूष ने बताया था कि उसका कोई फ्रेंड ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, वही साफ सफाई करवाया देते हैं, पर आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। मैंने कहा, हाँ, कमजोरी महसूस कर रही हूँ कुछ दिनों से, शायद इसलिए ही चक्कर आ गया होगा। अरे तो फिर आपको आराम करना चाहिए, और आप मेरे घर की देखभाल में लगी है। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। आप प्लीज़ परेशान ना हो। परेशानी कैसी? आपके बहाने मैं भी चाय पी लूँगी। कहते हुए मैं किचन में चली गई। देखिए मैं भी कितनी अजीब हूँ, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं और आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं रश्मि शुक्ला, मेरे पति समीर शुक्ला आर्मी में है। पोस्टिंग भी ऐसी जगह पर दिया है जहाँ परिवार को नहीं रख सकते, इसलिए मैं अकेली ही अपनी बेटी को लेकर रहती हूँ। आप सूरत जैसे शहर में अकेली रह रही है? रश्मि जी, आप में बहुत हिम्मत है। मैं तो अकेली रह ही नहीं सकती। पीयूष जब तक ऑफिस से आते नहीं, मैं तो बेचैन से उनका इंतज़ार करती रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह अजीब नज़रों से मुझे एकटक देखे रही थी। मैंने गौर तो किया, पर कुछ समझ नहीं आया। वह ऐसे क्यों देख रही थी मुझे? सूरज डूबने लगा था। आसमान में चारों तरफ लालिमा छाई थी। मैं गेट पर खड़ी थी, उसका इंतज़ार कर रही थी और प्रकृति की इस खूबसूरत नज़रों को और अपने खुद की बनाई सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी पीयूष की आवाज़ आई, मुझे मेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। यह क्या कर रही हो दिशा? तुम अभी इस शहर में पूर्णतः अनजान हो। ऐसे बाहर निकलकर मत खड़ी रहो। घर में घुसते ही पीयूष ने सवाल शुरू किए, तो क्या मैं पूरे दिन घर में बैठी रहूं? बाहर सिर्फ मैं ही नहीं, और भी औरतें खड़ी हैं, और मैं इस शहर में इतनी भी अनजान नहीं। भाई जब यहाँ पढ़ते थे तो मैं भी उसके पास रहती थी। कहते हुए मैं चाय बनाने चली गई, या यूँ पहले बात बढ़ने से रोकने के लिए हट गई। चाय पीने के साथ पीयूष भी सहज हो गए थे। तभी मैंने रश्मि जी के बारे में बताया। रश्मि का नाम सुन पीयूष बहुत असहज हो गए। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। हाव भाव अचानक बदल गए। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं उन्हें ऐसे देख घबरा गई। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। कहते हुए पीयूष खुद को सहज करने की कोशिश करने लगे। क्या बात हुई तुम दोनों में? पीयूष ने पूछा। कुछ खास नहीं, उन्हें शायद हमारी शादी के बारे में पता नहीं था, इसलिए मुझे देखकर थोड़ी नर्वस लग रही थी। कहते हुए मैं डिनर की तैयारियों में लग गई। समय निकलते देर नहीं लगती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। पीयूष मेरे तरफ से निश्चिंत थे और मैं उनकी तरफ से। मुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। रश्मि जी भी कभी मेरी बड़ी बहन के रूप में मेरी जिंदगी में एक अहम किरदार के रूप में आ गई, पता ही नहीं चला। हंसते मुस्कुराते खुशियां बटोरते यूं ही 3 महीने गुजर गए। एक दिन सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पीयूष आजकल बैंक के काम से शहर से बाहर गए थे, इसलिए खुद ही सुधा दीदी को फ़ोन कर उनके हॉस्पिटल चली गई। दीदी ने कुछ ज़रूरी जांच कर दिए। बात बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। खुशी और डर दोनों मेरे अंदर समाहित हो गए और मेरे आंसू झलक पड़े। दीदी भी खुशी से मुझे बधाई देते हुए गले लगा ली। दीदी ने कुछ खास नियम बरतने को और समय से मेडिसिन लेने को कहा, और फिर मैं खुशी से घर की तरफ बढ़ गई। आज पीयूष भी टूर से वापस आने वाले थे।
मैं वैसे भी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अभी यह न्यूज़ सुनकर मेरी बेसब्री बेचैनी में बदल गई थी। जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर उसको हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहती थी। घर पहुंच गए, पर पीयूष अभी नहीं आए थे। पर उनके फ्लैट की टाइमिंग के हिसाब से उन्हें घर पर होना चाहिए। हो सकता हो घर बंद दिखा, इसलिए वापस ऑफिस चले गए हो। फ़ोन भी बंद आ रहा है। मेरी बेसब्री अब चिंता में बदल गई। दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी। फिर मैं रश्मि दीदी के घर के तरफ बढ़ गई। सोचा हो सकता है उनसे बात कर उनको अपने परेशानी का हल निकाल सकूं। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था, इसीलिए बिना लॉक किए मैं अंदर चली गई। वैसे भी अब उनसे मैं इतनी परिचित हो गई थी कि सामान्य औपचारिकता की ज़रूरत नहीं थी। तभी मुझे रश्मि दीदी की ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ आई। किसी पर बहुत बुरी तरह से नाराज़ थी। मुझे लगा शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ, इसलिए चुपचाप निकलने ही वाली थी कि पीयूष की आवाज़ सुन मेरे कदम वहीं रुक गए। पीयूष उनको शांत होने के लिए बोल रहे थे। मुझे सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं विश्वास करना भी नहीं चाहती थी। फिर भी अपनी शंका दूर करने के लिए दरवाजे से झांक कर देखा। सामने पीयूष और रश्मि दीदी बैठे थे। उसके कंधे पर सिर टिकाकर रश्मि दीदी रो रही थी। पीयूष, आखिर कब तक मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी होगी? मैं तुम्हारे लिए अपने पति की ना हो सकी। कभी सोचा है हमारे रिश्ते के बारे में समीर को पता चल गया, और सबसे बड़ा सच हमारी बेटी, जो समीर को लगता है उसकी बेटी है, यह सच उसे पता चल गया तो वह ना मुझे छोड़ेगा ना तुम्हें। देखो रश्मि, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। दिशा को बहुत जल्दी ही माँ के पास मैं छोड़ आऊँगा, फिर पहले की तरह हम रहेंगे। उन दोनों की बात सुन मेरा दिमाग सुनना पड़ गया। जब वक्त होकर अपने साथ हुई यह धोखे की दास्तां खुद अपनी ही आंखों से देखी रही थी, मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह बेशर्म लोग जो अपने प्यार भरे रिश्तों के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगी। मैं गुस्से और नफरत से काँप रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनिए, आप कौन? पूरी तरह से मैं उस इंसान को देख भी ना पाई और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो सामने सुधा दीदी और आर्मी यूनिफॉर्म में एक फौजी को देखा। दीदी को देख मैं खुद को रोक ना सकी और रोने लगी। क्या हुआ मेरी गुड़िया, क्यों रो रही हो? अभी कुछ समय पहले खुशी से रो रही थी और अभी ऐसे? प्लीज़ मत बताओ मुझे क्या हुआ। दुख और क्रोध में रोते हुए पूरी बात दीदी को बताए भी नहीं। सोचा कि सामने जो फौजी खड़ा है वह रश्मि का पति है। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, पर पूरी बात सुनने के बाद उनका मन भी रश्मि के प्रति नफरत से भर गया। सिर पकड़कर वही सोफे पर बैठ गए। तभी दोनों बेशर्म की तरह एक दूसरे से अनजान बनते हुए आए और सुधा दीदी से मेरे बेहोश होने का कारण जानने की कोशिश करने लगे। उन दोनों को देखकर मन हुआ खूब चिल्लाऊं, उन दोनों की बेशर्मी और धोखे की दास्तां सबको लिखकर बताऊं। मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी उन दोनों के लिए। रश्मि समीर की तरफ बढ़ी, पर समीर के आंखों में आंसू, क्रोध से भरा हुआ चेहरा देख वही जड़ हो गई। उन दोनों को संदेह हो गया था, शायद उनके बारे में हम दोनों को पता है। समीर ने बताया था जब मैं बेहोश हुई तो वहाँ नहीं थे। मेरे बेहोश होने के समय भी यह दोनों खुद को छुपाने में लगे थे।
यह सुनकर क्रोध से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। क्यों किया पीयूष? तुम पर मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, प्यार किया, भरोसा किया तुम पर, और तुमने क्या किया? अगर रश्मि से प्यार करते थे तो थोड़ी हिम्मत और मर्दानगी भी जुटा लेते। माँ से बात करके कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करते। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर जिसकी आंखों में और विचारों में शर्म नहीं, उससे कुछ भी कहने और सुनने से क्या फ़ायदा। इन दोनों ने एक पल में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहा मैं अपनी खुशियाँ बांटने चली थी और अभी इनके दिए गए धोखे से टूटी हुई अस्पताल की बेड पर पड़ी हुई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूँ, किधर जाऊँ। मेरे इस बुरे वक्त में सुधा दीदी और समीर, जो खुद मेरी तरह इनके धोखे का शिकार हुए थे, मेरे साथ साहस से खड़े रहे। दीदी ने माँ और मेरे मायके में फ़ोन कर उन लोगों को भी बुला लिया। माँ बाबा मेरी हालत देख टूट से गए थे। अकेले में दोनों रोते, पर मेरे सामने हिम्मत और समझदारी की बात करते। सुधा दीदी मुझे और माँ बाबा को अपने घर ले गई। माँ बाबा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता था। वह समाज और परिवार के लिए मुझे समझौते के लिए राजी करने में लगे थे। उनका सोचना था, अकेले इस पुरुषवादी समाज में कैसे एक बच्चे को पाल सकती हो, इसलिए मैं पीयूष को माफ़ कर दो। मैं विवश होकर इनकी बातें सुनती और सोचती रही कि क्या हम औरतें इतनी कमज़ोर हैं कि अकेले बच्चे नहीं पाल सकते, अकेले रह नहीं सकते? क्यों हर पल हमें जीने के लिए पुरुष का सहारा चाहिए? अपनी पत्नी माँ को धोखा देने वाले पुरुष को क्या कहेंगे? जो वह एक साथ दो से संबंध रखते तो उसके पुरुषत्व का क्या नाम देंगे? समझौते सिर्फ स्त्री करे और पुरुष अपने बड़े से बड़े गुनाहों को छुपाकर समाज में सिर उठाकर चले। मुझे यह मंजूर नहीं था, पर सुधा दीदी के अलावा कोई मेरी इस बात को नहीं समझ रहा था। अगले दिन सुबह सुबह पीयूष मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं उनकी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी प्रेगनेंसी की खबर उन्हें लग गई थी। शायद माँ ने सासू माँ को बताया हो। बच्चे का हवाला देकर बहुत मनाने की कोशिश की गई, पर मैं अपने फैसले पर अड़ी रही। ऐसे इंसान के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती, जिसकी एक रखेल और उसकी एक बेटी भी हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम भी आते हैं जब हमें दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। आज मैं भी उसी मोड़ पर खड़ी हूँ। भाई भाभी का भी साथ मिला। सुधा दीदी तो पहले ही मेरे साथ थी। मेरे लिए फैसला लेना अब इतना भी मुश्किल नहीं था। भाई के सहयोग से एक अच्छे वकील मिल गए और मैंने तलाक के लिए केस दर्ज किया। तलाक की लंबी प्रक्रिया के बीच कहीं मैं हिम्मत ना हार जाऊं, यह सोचकर भाई ने सूरत यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दिया। मैंने अपना पूरा ध्यान अब पढ़ाई में लगा दिया। सासू माँ भी अपने बेटे को छोड़ मेरे साथ आ गई। मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसको अपने तमाम संपत्ति से बेदखल कर दिया और सब कुछ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दिया। समाज और परिवार के खिलाफ जाकर माँ ने जो मेरे लिए किया, उसके आगे हम सभी नतमस्तक हो गए थे। माँ ने सूरत में मेरे नाम से फ्लैट ले लिया और मेरे साथ मेरी देखभाल के लिए रहने लगी। माँ बाबा को वापस भेज दिया। वह लोग भी बीच बीच में आते रहते मुझसे मिलने। भाई फ़ोन से सभी जानकारियाँ लेता रहता और अपने मित्रों के सहयोग से मेरे हर काम में मदद करता रहा। पढ़ाई के साथ तलाक लेने में जो भी मुश्किलें आती, सबका हल मेरे परिवार के निस्वार्थ सहयोग से भी संभव हुआ। मैं अब अकेली नहीं, पर इस समय पीयूष अकेले हो गए थे। उनकी माँ ने भी उनका साथ नहीं दिया। फिर दोस्त भी कहाँ तक साथ देते।
सुनने में आया अब पीयूष रश्मि और अपनी बेटी के साथ ही रहने लगे हैं। समीर भी रश्मि को तलाक देने के लिए केस कर चुके थे। मेरा और समीर के केस का फैसला लगभग एक साथ होना था। दिन महीने गुजरते गए। डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए अगले महीने की तारीख दे दी। मैं प्रेगनेंसी के लिए उस दौर में थी जब चलना फिरना भी मुश्किल होता है और इस वक्त में मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहती थी। अगले महीने से परीक्षाएं भी शुरू होने वाली थी। भाई का फ़ोन आया कि अगले माह शायद फैसला मिल जाए। माँ, मैं अगले महीने क्या क्या करूँगी? एग्ज़ाम भी सर पर है, डिलीवरी डेट भी अगले महीने और मेरे और पीयूष के तलाक का फैसला भी अगले महीने। मैं माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगी। दिशा मेरी बच्ची, ऐसी हिम्मत नहीं हार सकती तुम। इतने महीनों से किस किस मानसिक तनाव से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँची हो और जब सभी परेशानियों का हल निकलने जा रहा है तो तुम्हारे आंखों में आंसू। माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, इन आंसुओं की अपनी हिम्मत बनाओ और आगे बढ़ो बेटी, तुम्हारे साथ हम सब खड़े हैं। माँ के बातें और उनके प्यार से मुझे हिम्मत मिलती। माँ, बाबा, भाई भाभी, सुधा दीदी और माँ, सबकी कितनी उम्मीदें हैं मुझसे। सभी ने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं इस कठिन समय को हरा दूंगी। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मान सकती। इन सब के साथ मेरे बच्चे का भी तो साथ है। कभी कभी महसूस होता है जैसा वह कह रहा है, माँ तुम कभी अपना हौसला ना खोना। यह लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ तुम्हारे साथ। आखिर वह दिन भी आ ही गया। मेरा और पीयूष का रिश्ता अब खत्म हो चुका था। पीयूष उदास खड़े कभी मुझे देखते कभी माँ को। माँ मेरा हाथ पकड़कर खड़ी थी। माँ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और मेरा हाथ थाने कोर्ट की सीढ़ियाँ उतरने लगी। उस दिन के बाद मैंने कभी पीयूष को नहीं देखा। कुछ दिनों बाद ही निशान का जन्म हुआ। निशान के आते ही घर की उदासी दूर हो गई। दादी पूरे समय अपने पोते की देखभाल में ही गुजार देती। नाना नानी भी आ गए थे। तीनों अपना सारा दुख उसकी मुस्कुराहट देखकर भूल जाते। मैं निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई में जुट गई। 10 दिन रह गए थे परीक्षा में। बेड पर लेटे लेटे ही पढ़ाई करती क्योंकि शरीर अभी कमज़ोर था और मेरी दोनों माँओं की सख्त हिदायत थी कि मैं कोई भी काम ना करूं। इसी तरह माँ और माँ बाबा की देखरेख में मैंने बीएड कर लिया। टीचर ट्रेनिंग की डिग्री ले ली। 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। सबकी दुआओं से सूरत के ही सरकारी स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी भी मिल गई। धीरे धीरे मेरी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। व्यस्तता बढ़ गई थी। ऐसे समय में परिवार का साथ देने के लिए एक वरदान से कम नहीं था सबका। सुधा दीदी भी कभी शादी हो गई और वह नया घर मेरे घर के पास ही ले लिया। निशान सुधा दीदी से बहुत मिलजुल गया था। दीदी को सुधा माँ कहता और दादी भी उस पर अपना सारा स्नेह लुटाती रही है। सुधा दीदी के पति प्रकाश भैया बहुत सुलझे हुए इंसान थे। मेरी जिंदगी में वह दूसरे भाई बनकर आए थे। ट्रिंग ट्रिंग फ़ोन की घंटी मुझे अतीत से वर्तमान में ले आई। हेलो हेलो माँ। निशान की आवाज़ सुन मैं अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद को संभालने का भरकस प्रयत्न किया। हाँ बेटा, सब ठीक है वहाँ? तुम ठीक तो हो? कुछ खाए कि नहीं? अरे रुको मेरी प्यारी माँ, मैं ठीक हूँ। यह घर भी बड़ा है, रसोईया भी है, इसलिए खाना भी खा लिया हूँ। बोलते हुए हंसने लगा। अच्छा, अब ज़्यादा मजाक ना बना मेरी। बदमाश इतना बड़ा अधिकार बन गया, पर माँ की बातों का मजाक बनाना नहीं गया। मैंने भी झूठा गुस्सा दिखाया। माँ, मैं चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊँ, पर मैं हमेशा आपका छोटा सा बेटा ही रहूँगा। निशान की बातों से मैं और इमोशनल हो गई, पर खुद को संयम करते हुए निशान को उसके फ़ोन के बारे में बताया। निशान ने साफ मना कर दिया कि ना ही मैं कभी फ़ोन उठाऊं और ना ही उनके बारे में सोचूं। निशान ने सुधा दीदी और भैया को भी बता दिया
कि वह लोग मेरे पास आ जाए ताकि मैं अतीत की यादों में ना चली जाऊं। निशान को पीयूष के बारे में सारा सच पता था। खुद माँ ने उसे उसके पिता की सारी सच्चाई बता दी थी। वह अपने पिता का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता और ना ही कभी मिलने की इच्छा जाहिर की। माँ और मैंने उसे कई बार पूछा कि अगर वह अपने पिता से मिलना चाहे तो हम नहीं रोकेंगे, पर निशान को पीयूष का नाम भी सुनना पसंद नहीं था और कभी उसने भी निशान से मिलने और उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। पिछले बरस माँ के स्वर्गवास की खबर पीयूष तक पहुँचा दी गई थी, पर पीयूष अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी आना जरूरी नहीं समझा और आज इस फोन ने मुझसे मेरा चैन छीन लिया। सुधा दीदी आई तो उन्होंने बताया रश्मि उनके ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई है, उसे कैंसर हो गया है। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कभी मैंने भी उनका बुरा सोचा था, पर उन दोनों को ऐसी सज़ा मिले यह कभी नहीं चाहा था। पूरी रात इन तमाम झंझावतों में गुजरी। क्या करूं, जाऊं कि न जाऊं? सुबह उठी तो सिर फिर भारी भारी सा लगा था। नाश्ते के बाद दवा खा ली और तैयार होने लगी। कॉलेज जाने के लिए निकली तो मेरे कदम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। मनुष्य को मार्ग उसके वश में नहीं होता, वह निरंतर चलता रहता है, पर उसके जब वश में ही नहीं होते, ठीक उसी तरह मैं भी चली जा रही थी। अनचाहे और टूटे रिश्तों की तरफ खुद को रोका ना चाहा यही थी, पर एकदम बढ़ते जा रही थी। रश्मि की असह्य अवस्था में देखकर दुख तो बहुत हुआ, पर मैं इन दोनों के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। पीयूष रश्मि के बेड के साइड में चेयर पर बैठे थे, टूटे, कमज़ोर और निस्तेज सिर झुकाए बैठे थे। शायद मुझसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। मुझे देख रश्मि रोने लगी। दिशा, हम दोनों को माफ़ कर दो। तुमसे माफ़ी मांगने का भी हम दोनों को कोई हक नहीं है, फिर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। हम दोनों ने तुम्हें बहुत दुख दिया, शायद इसलिए ईश्वर ने मुझे यह सज़ा दी। मेरे मरने से पहले मेरे गुनाहों की माफ़ी मिल जाए तो मेरी तकलीफ़ कुछ कम हो जाए। रोते लड़खाते जुबान में रश्मि ने अपनी बात कही। पीयूष सिर झुकाए हाथ जोड़े रो रहे थे। इन दोनों की ऐसी अवस्था देख मैं खुश होना चाह रही थी, पर खुश नहीं थी। इन दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया, फिर भी मैं इनके दुख में दुखी महसूस कर रही थी। रश्मि, मैं तुम्हें कब से माफ़ कर दिया है। पीयूष, तुम्हें भी। तुम दोनों से नफरत करने से ज़्यादा मुझे अपनी और अपने बेटे की ज़िंदगी संवारने में खुद को खो देना ज़्यादा सही लगा, और मैं वही किया। काश तुम दोनों ने समय पर अपने बारे में परिवार को पहले बताया होता तो यूँ मेरी और समीर की ज़िंदगी में तुम दोनों नासुर ना बने होते, अपनों की बद्दुआ ना लेते। मेरे साथ तो मेरे अपनों का साथ और आशीर्वाद था, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। गुमान से नहीं, अपनों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से। रश्मि घर बनाते हैं घर के बड़ों के आशीर्वाद और प्यार से, नफरत से नहीं। तुम दोनों का घर माँ और मेरे आंसू से बना है। माँ की आंखों की वह उदासी, बेबसी जो अपने इकलौते बेटे को खो देने से हुई। उम्र भर मेरा साथ देने की भी तो कोई वाजिब वजह होगी उनकी। उनका सिर्फ साथ ही नहीं, उनका निस्वार्थ प्रेम मेरी ताकत बना। उन्हें मुझ पर, मेरे सच पर यकीन था। आज मैं और मेरा बेटा जो कुछ भी है माँ के बिना मुमकिन नहीं था। पीयूष, तुम्हें माँ ने जन्म दिया, पाल पोसकर इस लायक बनाया, और तुमने अपनी जननी को ही धोखा दिया। उनके अंतिम संस्कार में भी आना जरूरी नहीं समझा। आज मैं बरसों से दबी हुई सारी भड़ास निकाल देना चाह रही थी, पर पीयूष की सिसकियाँ सुनकर रुक गई। तुम दोनों अब अतीत से बाहर निकलो और अपने इलाज पर ध्यान दो। मेरे मन में अब तुम दोनों के लिए कोई भावना नहीं है, और ना ही प्यार और ना ही नफरत की। प्रकाश भैया एक अच्छे डॉक्टर है, पूरे विश्वास के साथ इलाज कराओ। ईश्वर तुम दोनों का भला करे। कहते हुए मैं बाहर निकलने लगी, तभी पीछे से पीयूष की आवाज़ आई। दिशा, मेरा बेटा। पीयूष, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। जिसे मेरा बेटा कहा अभी, क्या उसका नाम पता है तुम्हें? मैंने उससे ऊंचे स्वर में पीयूष की बातों को काटते हुए कहा। तुम्हारी एक बेटी है,
बस उसको और अपनी बीमार पत्नी को संभालो। आज के बाद मुझे फ़ोन करने या मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करना। मैं यहाँ आई थी सिर्फ तुम दोनों को यह एहसास दिलाने की अपनों का साथ कितना ज़रूरी होता है। धोखे और झूठ की बुनियाद पर घरोंदे नहीं बनाते पीयूष। कमरे से निकलते समय लगा मैं अपने अतीत की इन कड़वी यादों से भी निकल गई हूँ। मेरा मन साफ हो गया। अतीत की कड़वाहट मेरे मन से निकलकर मेरे आत्मा को शुद्ध कर गई। हे ईश्वर, माँ आप माफ़ कर दो इन दोनों को। मैंने भी माफ़ कर दिया। मैं कॉलेज की तरफ तेज़ी से चल पड़ी। आज माँ बाबा भी आने वाले थे, इसलिए क्लास लेने के बाद समय से घर भी पहुँचना था। तो फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।